रोहिणी नामक कोई महिला आपसे मिलने का समय तय करना चाहती हैं, निजी सहायक ने इंटरकॉम पर बताया। मेरा कार्यक्रम देखकर जो भी समय तुम्हें उपयुक्त लगता हो उन्हें दे दो, सौरभ ने कागजों पर नज़र गड़ाए हुए कहा। जी, वे कहती हैं कि उन्हें कोई व्यक्तिगत काम है और वे ऐसा समय चाहती हैं जब आप ऑफिस की चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान से उनकी बातें सुन सकें। सौरभ को लगा जैसे फोन के दूसरे छोर पर उसका निजी सहायक व्यंग से मुस्कुरा रहा हो। ठीक है, मुझसे बात कराओ। लाइन मिलते ही सौरभ ने बात शुरू की। हेलो रोहिणी जी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्कार सौरभ जी, क्या आज शाम या कल किसी समय आप समय निकाल सकते हैं, 1-2 घंटे का? दूसरी ओर से एक संयत और सौम्य स्वर आया। लेकिन आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? कुछ निहायत व्यक्तिगत काम है जो फ़ोन पर बताया नहीं जा सकता। कहिए, कब और कहाँ मिलेंगे? आज शाम को 6 बजे के बाद आप मेरे घर पर आ जाइए। पता तो? जी नहीं, आपके घर पर ठीक नहीं रहेगा। रोहिणी ने उसकी बात काटी। जो बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वह शायद आप अपने परिवार को न बताना चाहें, और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बीवी बच्चों को बताना ठीक नहीं। क्या कह रही हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे पछतावा हो या जिसे किसी से छिपाना पड़े। सौरभ ने बड़े गर्व से उसकी बात काटी। डरिए नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रही, न पैसा हथियाने के चक्कर में हूँ। सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखकर उसे ठंडे दिमाग से हल करने को कहूँगी। हाँ तो कहिए, कहाँ मिलेंगे? आपके दफ्तर में आ जाऊँ? इस समय तो मुझे फुर्सत नहीं है, और शाम के समय के बाद तो ठीक नहीं लगेगा। वह कुछ हिचकिचाया। तो ठीक है, मेरे दफ्तर में आ जाइए। हमारा दफ्तर तो अक्सर सारी रात ही चलता रहता है। आपको फेमस पब्लिसिटी का दफ्तर तो मालूम ही होगा। मैं यहाँ पर कला निर्देशिका हूँ और पहली मंजिल पर पहला कमरा मेरा ही है। तो फिर आ रहे हैं ना आप? जी हाँ, सौरभ के स्वर में अब औपचारिकता से ज़्यादा उत्सुकता थी। आप कब तक वहाँ होंगी? मेरा मतलब है, शाम को आपकी छुट्टी कब होती है? दफ्तर का समय तो 10 से 5 ही है, लेकिन हमारे यहाँ काम इतना ज़्यादा है कि 9 बजे से पहले तो शायद ही कोई अपनी कुर्सी छोड़ता हो। आपको जब भी सुविधा हो आ जाइए। फिर दूसरी ओर से लाइन कट गई। सौरभ 5:30 बजे ही रोहिणी के दफ्तर में पहुंच गया। रोहिणी की उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच की थी। आधुनिक ढंग से सजी उस सौम्य महिला ने बड़ी नम्रता से सौरभ का स्वागत किया। माफ़ कीजिए, मैं समय से कुछ पहले ही आ गया हूँ। आपने कुछ ऐसा रहस्य का जाल बुन दिया कि काम में दिल ही नहीं लगा। आधा दिन खराब कर दिया आपने मेरा, सौरभ कहकर मुस्कुराया। और आपने जो मेरी आधी जिंदगी खराब कर दी, उसकी शिकायत मैं किससे करूं? रोहिणी ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। क्या कह रही हैं आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इससे पहले हम कभी मिले भी नहीं। सौरभ अप्रतिम होकर बोला। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ही इंसान अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में दूसरों की जिंदगी उजाड़ देता है। रोहिणी के स्वर में कसक थी। माफ़ करिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने आज तक किसी का कुछ नुकसान नहीं किया है। मैं जो आज इस ओहदे पर हूँ, ओह, मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की बात कर रही हूँ, ऑफिस की नहीं। उसमें भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा, न किसी को सब्जबाग दिखाए, और न ही मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि जिसे देखकर किसी की नींद उड़े। सौरभ के कहने के ढंग पर रोहिणी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सौरभ ने आगे कहा, हाँ तो बताइए ना, किस तरह मैंने आपकी ज़िंदगी खराब की? सौरभ के स्वर में चुनौती थी। आप पूनम को तो नहीं भूले होंगे? जी नहीं। मानता हूँ कि मेरी और पूनम की शादी होने वाली थी, लेकिन पूनम का ही इरादा शादी करने का नहीं था। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे पूनम की ज़िंदगी खराब होती। जानती हूँ, आपने अपनी और पूनम की ज़िंदगी अपने मन मुताबिक चलाने के लिए मेरी गाड़ी पटरी पर से उतार दी। रोहिणी के स्वर में पीड़ा थी। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा रोहिणी जी। समझाने की कोशिश करेंगी?
जी हाँ, वही तो बता रही हूँ। पूनम पति नहीं बल्कि एक ऐसा साथी चाहती थी जो उसके जीवन में एक पुरुष की कमी को तो पूरा कर सके, पर उसे किसी बंधन में न बांधे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और यह मुझे कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इसलिए आपने उसकी मुलाकात सुमित से करवा दी, जिससे आपके भागने का रास्ता आसान हो गया। उसकी सुमित से मुलाकात मैंने जरूर करवाई थी, लेकिन बगैर किसी मतलब के। सुमित और मैं बचपन के दोस्त थे, पर पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में अलग हो गए थे। एक बार बरसों बाद मिलने पर बातचीत के दौरान उसने पूछा कि मेरी शादी हो गई क्या। मैंने उसे पूनम की शादी के बारे में जो हिचकिचाहट थी वह बता दी। वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि अपने देश में भी ऐसे विचारों की लड़कियां हो सकती हैं। सुमित ने एक बार पूनम से मिलने की इच्छा जाहिर की, और मैंने एक रोज दोनों की मुलाकात करा दी। उसके बाद तो उन दोनों की घनिष्ठता इतनी तेजी से बढ़ी कि उनकी दोस्ती करवाने वाला मैं बहुत पीछे छूट गया। खैर, इस सब से आपको क्या फर्क पड़ा? सिर्फ मुझे ही तो फर्क पड़ा, क्योंकि मैं सुमित की बीवी हूँ। रोहिणी ने एक सफल खिलाड़ी की तरह अपना तुरुप का इक्का चल दिया। सौरभ हक्का बक्का रह गया और बोला, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस तरह आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सच कहता हूँ कि उस समय मुझे यह मालूम नहीं था कि सुमित शादीशुदा है। और जब मालूम भी हुआ, तो क्या उस समय आपको सुमित की पत्नी से कुछ हमदर्दी हुई थी? रोहिणी ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए प्रश्न किया। सौरभ उस नज़र का सामना न कर सका। मेरा ख्याल था कि शायद सुमित की पत्नी उसके उपयुक्त न हो, मगर आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं था? बहुत ज़्यादा, लेकिन उस मनहूस शाम से पहले तक जब सुमित और पूनम मिले थे। वैसे अब भी अपनी तरफ से तो सुमित मुझे खुश ही रखने की कोशिश करता है। रोहिणी चाय का एक घूंट भरकर बोली। अब आप पूछेंगे कि मैंने कोई ऐतराज क्यों नहीं किया। मैंने सुमित को छोड़ा क्यों नहीं? महज अपनी बेटी के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी तलाकशुदा माँ बाप की औलाद कहलाए और समाज में तिरस्कृत हो। सुमित ने भी उसे भरपूर प्यार दिया, और चाहे हम शारीरिक व मानसिक रूप से बरसों से अलग हो चुके हों, पर अभी भी अपनी बेटी के लिए दुनिया के सामने हम एक सफल पति-पत्नी का नाटक करते हैं। काफ़ी मुश्किल काम है यह, सौरभ सहानुभूति से बोला। बहुत ज़्यादा, पर अब तो खैर आदत पड़ गई है। लेकिन यह जानकर कि इतने दिनों का यह नाटक और मेहनत बेकार हो गई, मेरी हिम्मत ही टूट गई थी। तभी मुझे आपके बारे में पता चला और मेरी हिम्मत कुछ बढ़ी। रोहिणी कहते कहते रुक गई। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सौरभ की आंखें चमकी। कुछ दिन पहले आपको एक नंबर से गुमनाम एसएमएस मिला था कि आपके बेटे सुनील की दोस्ती एक आवारा खानदान की आवारा लड़की के साथ है, और आपने उसे उस बेबुनियाद एसएमएस के डर से उस लड़की से संबंध तोड़ लेने को कहा है। तो क्या रश्मि आपकी बेटी है? मुझे मालूम नहीं था, सौरभ खिसिया कर बोला। मैंने रश्मि को देखा है, बड़ी प्यारी लड़की है। देखिए, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा एसएमएस देखकर घबराना तो लाजमी ही था, पर अब खैर बात ही दूसरी है। आप बेफिक्र रहें, मैं बच्चों की खुशी के बीच में नहीं आऊँगा। वैसे इस एसएमएस के विषय में आपको किसने बताया? सुनील ने। रश्मि को अभी कुछ मालूम नहीं है, तो उसे कुछ भी मालूम न होने दीजिए। आप जब भी कहें, मैं और मेरी पत्नी बाकायदा शादी का प्रस्ताव लेकर आपके यहाँ आ जाएंगे। वह तो सुनील और रश्मि की मर्जी पर है कि वे कब शादी करना चाहते हैं। फिर मैं और सुमित स्वयं ही आपके यहाँ आएंगे। रोहिणी ने घड़ी देखी। अब चलें, काफ़ी समय हो गया है। हाँ चलिए, अब तो खैर मुलाकात होगी ही, लेकिन आज की मुलाकात को भूलकर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, सौरभ विनम्रता से बोला। वहाँ से लौटकर सौरभ सुनील के कमरे में गया। वह अपने कमरे की छत पर नज़र गड़ाए अनमना सा लेटा था। सुनील, तुम जब चाहो रश्मि से शादी कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें रश्मि की माँ की बहुत इज्जत करनी होगी और उन्हें बहुत प्यार देना होगा।
यह कोई मुश्किल बात नहीं है पापा। वे बहुत ही अच्छी महिला हैं। उन्हें प्यार करना या इज्जत देना मेरे लिए स्वाभाविक ही होगा। बुढ़ापे में कई बार इंसान का स्वभाव बदल जाता है। बेटे वादा करो, चाहे वे कैसी भी हों, तुम उनका निरादर या तिरस्कार तो नहीं करोगे। एक बार चाहे मुझे और अपनी माँ को मत पूछना, लेकिन अपनी सास का ख्याल हमेशा रखना। वादा करते हो? वादा रहा पापा। लेकिन आप उनके बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हैं? कल तक तो आप उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखने को कह रहे थे और आज उनके लिए इतनी हमदर्दी हो रही है। सुनील हंसा। एक लंबी कहानी है बेटे। सौरभ ने सुनील को पूरा किस्सा सुनाया और बोला, रोहिणी जी के प्रति जो गलती मुझसे अनजाने में हो गई बेटे, उसका प्रायश्चित अब तुम्हें करना है। रश्मि और रोहिणी जी को सदा खुश रखकर वादा करता हूँ। सुनील के चेहरे का विश्वास साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।